सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। ये सर्किट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये लिया गया है और इसमें कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ये क्यूब है और इसमें हर एक ब्रांच में ये जितना वायर है वो ये क्यूब शेप का बना हुआ है और हर एक ब्रांच में हर एक साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे सी डैश दिया गया है, सी प्राइम दिया गया है और इसके एंड में ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फिगर है ना। और इस केस में हम लोग पहले ये रेजिस्टेंस निकाल लें तो फिर से एक फिगर बनाएंगे क्लियर। जैसे ये क्यूब है और ऐसे समझना है कि ये जितना वायर है, ये जितना लाइन है, ये एक वायर है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है। इस तरह से है। तो यहाँ एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो हम लोग का टास्क है कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना। तो इस सर्किट में जैसे यहाँ से एक वायर है, ये वायर है इस तरह से लगा हुआ है। इसमें सीरीज और पैरेलल पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे सर्किट में क्या होगा, इस तरह का सर्किट देगा तो सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, सेम दिया रहेगा। अगर रेजिस्टेंस को अलग अलग कर दे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम दिया रहेगा। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में जो रेसिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस R है और पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग पॉइंट A और B को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। पहले एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो इसको भी, इस टर्मिनल को भी और इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, और ये मान लें कि बैटरी जो है वो कुछ करंट सप्लाई कर रहा है। सपोज कर लें कि बैटरी I करंट सप्लाई कर रहा है। तो पॉइंट A और B के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर दें और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ये I करंट सप्लाई कर रहा है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I। अब सवाल है कि जो A और B था उसके बीच में जो हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हम लोग भी मान लिए, I भी मान लिए। तो यहाँ पे ना भी पता है और ना ही I पता है। पता क्या था कि ये सर्किट का जो रेजिस्टेंस था हर एक ब्रांच का सिर्फ वही पता था और भी हम लोग अपने मन से माने हैं, I भी मान लिए हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब ये I करंट जो है ये यहाँ पे आएगा और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। I करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। अब ये 3 ब्रांच है और ये क्यूब जो है उसमें हर एक ब्रांच में सेम
रेसिस्टर है और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है इसका मतलब है कि करंट जो है 3 जगह बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि इस ब्रांच और इस ब्रांच में कोई अंतर नहीं है ना। जो करंट जहाँ से इंटर कर रहा है, जहाँ से निकलने वाला है करंट, वो एक जैसा आइडेंटिकल है। तो ये जो करंट है वो 3 ब्रांच में बटेगा। तो ये I अगर हम लोग माने हैं तो इस ब्रांच में I/3 जाएगा, इसमें I/3 जाएगा और इसमें I/3 जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको 3I मान लें तो इधर I जाएगा, इधर I जाएगा और इधर I जाएगा। तो इस पॉइंट पे करंट 3 बराबर पार्ट में बटेगा, इसलिए क्योंकि हर एक ब्रांच में R रेसिस्टेंस है और ये सब आइडेंटिकल है, एक जैसा है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट भी हम लोग V/3I लिखेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक ब्रांच के करंट को आगे बढ़ाते हैं। ये जो I करंट है वो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ आने के बाद फिर 2 ब्रांच है, तो इस ब्रांच में I/2 जाएगा, इस ब्रांच में I/2 जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे आया तो इस ब्रांच में I/2 जाएगा करंट और इस ब्रांच में I/2 जाएगा, क्योंकि I अब 2 पार्ट में बटेगा। फिर इस करंट I को आगे बढ़ाएं तो इधर जाएगा I/2 और इधर जाएगा I/2। अब इस जंक्शन को देखा जाए, इस जंक्शन पे इधर से I/2 करंट आ रहा है, इधर से I/2 जा रहा है, तो इधर की तरफ I आएगा। इस जंक्शन को देखा जाए तो इस जंक्शन में इधर से करंट आ रहा है I/2, इधर से करंट आ रहा है I/2, तो इसमें जाएगा I। इस जंक्शन को देखा जाए तो इधर से करंट आ रहा है I/2, इधर से करंट आ रहा है I/2, अब इसमें आएगा I। तो ये तीनों जो करंट है I और ये जा करके 3I हो जाएगा। तो 3I करंट इधर से सप्लाई किए थे, 3I करंट यहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करंट का सही है, ठीक है। तो इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब किरचॉफ्स का लूप रूल लिखेंगे और एक लूप सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये बैटरी भी शामिल हो। हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चल करके इस तरह से होते हुए फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करेंगे तो 0 मिलेगा, है ना। किरचॉफ्स का सेकेंड रूल कहता है द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज लूप इंक्लूडिंग रेसिस्टर और बैटरी इज इक्वल टू 0। तो इसको, इस पॉइंट को C नाम दे दे रहे हैं, है ना, इसको D कर दे रहे हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको A है, इसको B लिख दे रहे हैं, इसको C लिख दे रहे हैं और इस पॉइंट को D लिख दे रहे हैं और इसको E, इसको F लिख रहे हैं। और जो लूप है वो A B C D E F A, इस लूप के क्रॉस किरचॉफ्स का लूप रूल लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से चलेंगे A से B के तरफ, तो A से B के तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला IR, और करंट के लॉन्ग जा रहे हैं तो माइनस ले लेंगे, -IR। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा करंट इंटू रेसिस्टेंस -IR/2, क्योंकि करंट इस ब्रांच में I/2 है और इसका रेसिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, और करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। कारण ये है कि करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो हाई से लो हो रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लो हो रहा है, यहाँ पे हाई हो रहा है, तो लो में से हाई को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में जाएं तो नेगेटिव होगा, करंट के अपोजिट जाएं तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ गए तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ से यहाँ गए तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, फिर माइनस लिख दिए, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। एक लूप कवर करना है, ए से चलें वापस ए पे आना है, तो ए से बी सी डी ई होते हुए एफ होते हुए वापस ए पे आएंगे।
और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये हो गया। फिर अब C से D जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -IR, यहाँ पहुँच गए। फिर इधर आए, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। फिर यहाँ आए तो एक बैटरी मिला और बैटरी के 0 से V पे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो लो से हाई आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, बाद में हाई हो रहा है तो प्लस V = 0। ठीक है, तो V = क्या होगा, या फिर इसको ऐड कर लें, V = ये सबको उधर भेजेंगे तो IR 2IR + IR/2 ये हो गया। तो V = हो गया, ये 2 LCM लेंगे तो 4IR + IR 5IR/2 हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो R इक्विवेलेंट = V/3I। तो V की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, R इक्विवेलेंट = 5IR/2 / 3I। तो ये I कटेगा और ये मिलेगा 5/6R। ठीक है, तो अगर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस R है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 5/6R। ठीक है, तो इस केस में R इक्विवेलेंट हो गया 5/6R। क्लियर है। अब फिर वापस उस सर्किट को देखते हैं जो बुक में दिया हुआ NCERT के। इसमें क्या किया है कि जो बैटरी है ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है। ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा है और हर एक ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम का है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है हर एक ब्रांच में 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस केस में अभी हम लोग पढ़े कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/6R। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6 इंटू एक ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो ये इतना हो गया 5/6 ओम। 5/6 ओम जो होगा वो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। और करंट निकालना है तो एक आंसर तो यही आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना था ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। हर एक क्यूब से कितना करंट पास करेगा। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल बैटरी जो है वो कितना करंट सप्लाई करेगा, यहाँ से बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा। तो I = होगा V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, V है 5/6 और डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, सॉरी V जो है वो V है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5/6, तो ऊपर चला जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये कट गया, ये 12 एम्पियर करंट आया। ठीक है, तो टोटल जो बैटरी करंट सप्लाई करेगा वो 12 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा, है ना। और 12 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा और ये पूछ रहा है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं,
12 एम्पियर करंट सप्लाई किया। अब ये 12 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये सॉल्यूशन इसको बनाने के लिए वो क्या किया है, इसको सॉल्व एग्जांपल का चूँकि हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका एक फिगर लिए हुए हैं, तो उसमें इसको सॉल्व करने के लिए वो 3I करंट मान लिया है, जैसा कि इसके पहले सॉल्व किया हम लोग, और इस I करंट को 3 पार्ट में बांट दिया है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि 12 एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है, तो 12 एम्पियर का करंट यहाँ तक आएगा, A तक। अब इसके बाद ये 3 पार्ट में बटेगा और इक्वली बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। तो इधर जाएगा 4 एम्पियर, इधर जाएगा 4 एम्पियर, इधर जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। अब ये 4 एम्पियर यहाँ जाएगा तो ये 2 पार्ट में बटेगा, 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये ब्रांच और ये ब्रांच एकदम से आइडेंटिकल है और दोनों में रेसिस्टेंस भी सेम है। तो इधर ये जो 4 एम्पियर आया, इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें जाएगा 2 एम्पियर। फिर इस 4 एम्पियर को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जंक्शन मिला, यहाँ पे 2 ब्रांच है तो इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें भी जाएगा 2 एम्पियर। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ एक ब्रांच मिला, इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद कोई इस जंक्शन को देखते हैं, इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो इस ब्रांच में करंट जाएगा 4 एम्पियर, इस ब्रांच में। इस ब्रांच को देखा जाए, इस जंक्शन को देखा जाए तो इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें आएगा 4 एम्पियर। इस जंक्शन को देखा जाए तो इधर से 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, इसमें आएगा 4 एम्पियर, और ये तीनों का सम 12 एम्पियर करंट इसमें सप्लाई होगा। तो इस तरह से हम लोग हर एक ब्रांच का करंट लिख पा रहे हैं कि हर एक ब्रांच में कितना करंट पास करेगा, ओवरऑल बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा, इसको हम लोग लिखेंगे। तो जब भी ये क्यूब शेप का फिगर मिले और डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछे तो हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख देंगे 5/6 R। R क्या है? इस केस में हर एक ब्रांच में इक्वल रेसिस्टेंस होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसमें से जो R है वो किसी एक ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो है ये, ठीक है ना, तो इसका यूज करेंगे। और इसी में अगर जैसे रेसिस्टेंस की जगह पर कैपेसिटर होता, ठीक ना, ये क्यूब शेप का फिगर है और इसमें हर एक ब्रांच में एक रेसिस्टर की जगह पर एक कैपेसिटर लगा रहे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? डायगोनली अपोजिट पॉइंट A और B के बीच में, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 6/5 C। यहाँ 5/6 R, यहाँ 6/5 C। C क्या है? एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और इस केस में हर एक ब्रांच में कैपेसिटेंस सेम हो तब ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फिगर था जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है वो किरचॉफ्स के लूप रूल से हम लोग निकाल लेंगे। किरचॉफ्स का लूप रूल यूज़ करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके, पोटेंशियल डिफरेंस को I के फॉर्म में निकाल लिए, I और R के फॉर्म में निकाल लिए पोटेंशियल डिफरेंस को, और ओम्स लॉ का यूज करके R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V/I करके इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।